सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस का छठा दिन है, यानी कि अपनी ऑनलाइन क्लास जो चल रही है उसका कितना दिन है? छठा दिन है। आज का अपना चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल में, और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन क्या है। यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जो विद्युत शक्ति भी हो सकती है, यानी विद्युत ऊर्जा भी लिखी हुई हो सकती है। विद्युत शक्ति को स्थिर आवृत्ति पर एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यह एक स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है स्टैटिक डिवाइस, यानी कि यह एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कोई भी भाग घूमने वाला नहीं है। यानी कि यह एक प्रकार की मोटर नहीं है, जैसे मोटर में क्या होता है, रोटर घूमता है, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। यह एक स्थिर डिवाइस है, यानी कि स्थिर युक्ति है। यह एक स्थिर युक्ति है, यहाँ पर युक्ति और लिखना है युक्ति को, या यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जो विद्युत शक्ति को स्थिर आवृत्ति पर एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यानी कि इसमें जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो नहीं बदलती, वो हमेशा समान रहती है। यानी कि बिना आवृत्ति बदले एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरण करने का काम करता है। अब स्थानांतरण क्या होता है इसको और देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है, जब वोल्टेज घटता है तब धारा बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, परिणामित्र में शक्ति हमेशा समान रहती है। इसमें दो कुंडलियाँ होती है, पहली होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक, सेकेंडरी। यानी कि प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीय को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर प्राथमिक कुंडली आपूर्ति या सप्लाई को या फिर इनकमिंग से, तथा द्वितीय कुंडली जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, लोड या भार से जुड़ी हुई होती है। यानी कि प्राथमिक कुंडली आपूर्ति से जुड़ी रहती है और द्वितीय कुंडली लोड या भार से जुड़ी रहती है। हाँ, तो अपन ने भी ट्रांसफार्मर की परिभाषा पढ़ ली और इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ लिया, लेकिन ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है। ये अपने को पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या पड़ी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे अपने जहाँ पर बिजली जो जनरेट होती है वो लगभग होती है, इंडिया में होती है 11 kV से 33 kV के बीच में होती है। कितने बीच में होती है? 11 kV से 33 kV के बीच में बिजली जो होती है वो उत्पन्न की जाती है। यानी 11 kV मतलब यानी कि 11,000 वोल्ट, क्या मतलब किलो है, यानी 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच में बिजली उत्पन्न की जाती है। यानी कि माने कितने 11 में की जाती है, तो लेकिन जब बिजली उत्पन्न की जाती है तो उसको वहाँ से ही अपने यहाँ तक, यानी कि कंज्यूमर तक, ग्राहक तक लाने के लिए कितने तार लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज का ह्रास होता है। तो उस वोल्टेज को ह्रास को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, पहले इस 11 kV को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, जैसे 220 kV यानी कि 2,20,000 वोल्ट, या फिर 1,32,000 वोल्ट, या फिर 4 लाख वोल्टेज में बदल देता है। और फिर उसको बड़ी लाइनें को, जो आपने टावर वाली लाइनें देखी होगी, उससे क्या है, ट्रांसमिशन किया जाता है, उसको तारों से लाया जाता है। फिर वहाँ से उसके बाद छोटे सब स्टेशन लगा के वहाँ फिर एक और ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। और फिर अपने क्या है, घर में आती है, जैसे अपने घर में जो आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आती है। तो ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रकार है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों पड़ा है, क्योंकि बिजली जब उत्पन्न होती है तो उसको यहाँ तक लाने के लिए क्या है, वोल्टेज का ह्रास ज़्यादा होता है, इसलिए वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ा के यहाँ लाया जाता है और फिर वापस उसको घटा के सप्लाई दी जाती है। हाँ, अब है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अपन आगे पढ़ते हैं अभी। कार्य प्रणाली में ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। ये अपने को एक पट्टी की पट्टी दिख रही है, ऐसी चौकोर, है ना, लेकिन ये एक ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी पत्तियाँ हैं जिनको क्या कर रखा है, चिपका रखा है। यानी कि चिपकाने का मतलब रिवेट कर रखा है उनको, बहुत सारी पत्तियाँ हैं। तो इसमें इनके ऊपर क्या है, ये वाइंडिंग कर रखी है, देखो ये आ रहा है, ये वाइंडिंग कर रखी है, इसके 2 मुंह निकले हुए, ये दूसरी वाइंडिंग कर रखी है, इसके 2 मुंह निकले। पहली वाइंडिंग को किससे जोड़ रखी है, प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक का मतलब क्या होता है, अपने अल्टरनेटर होता है, इसको एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर या एसी जनरेटर बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर बिजली उत्पन्न हो रही है वहाँ से क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है, फिर ये बीच में लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, जो भी है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें देखो अपन ये दोनों कुंडलियाँ देख रहे हैं, दोनों कुंडलियाँ इलेक्ट्रिकली
एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। कहने का मतलब ये जो है ये इस तरीके से होती है, यानी ये दोनों इसमें सप्लाई देंगे अपन और इससे क्या है लोड के लिए धारा ले लेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, इलेक्ट्रिकली विद्युतीय रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है, पृथक रहती है एक दूसरे से। तो इसमें जब वोल्टेज दिया जाता है, हाँ इसमें जब वोल्टेज दिया जाता है तो इसमें क्या बनी हुई है, कुंडली बनी हुई है। तो कुंडली बनी होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है, चुंबक उत्पन्न होती है। और चुंबक उत्पन्न होती है तो चुंबक में कितने पोल होते हैं, एन और एस पोल होते हैं। तो उससे क्या होता है, एन और एस पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। और अपन ने पहले भी पढ़ लिया था चुंबक के चैप्टर में, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इससे क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, यानी कि फ्लक्स निकलता है। तो ये देखो फ्लक्स बता रखा है। और फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं अपन, फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई से। तो ये सिंबल भी बना हुआ है फाई का। तो यहाँ पर ये दिया तो इससे क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। तो ये फ्लक्स निकल रहा है तो ये इससे क्या करता है, लिंक करता है। और प्रत्यावर्ती धारा हमेशा कैसे चलती है, अल्टरनेटिंग चलती है, यानी कि एक बार घटती बढ़ती है, एक जीरो से स्टार्ट होती है, फिर बढ़ती है, फिर वापस जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव में जाती है। तो इस तरह से घटती बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, ये एक दूसरे को काटती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो इस कुंडली में यहाँ पर चुंबक बन रही है, इससे जो चुंबक होती है वो इससे भी लिंक करती है और इससे भी लिंक करती है। तो यानी कि इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि इससे जो वोल्टेज आ रहा है ये उसका क्या करता है, विरोध करता है। और इससे चुंबक इसमें भी बन रही है तो इसमें भी क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल, यानी कि अपने आप एक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वो किसके कारण होता है, परस्पर प्रेरण के कारण, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो किससे जोड़ रखा है अपन ने, बाहर से। बाहर यानी कि अपने घर पर जो सप्लाई आ रही है, यानी कि लोड, इसको लोड भी बोलते हैं। हाँ, कार्य सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन देख लेते हैं। जब परिणामित्र की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा प्रदाय से जोड़ा जाता है तो विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। फ्लक्स के रूप में, दूसरा पॉइंट है, फ्लक्स के रूप में चुंबकीय ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों से गुथित होता है। फिर अगला तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक में स्वप्रेरण के कारण विवाह बल, यानी कि विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर ईएमएफ लिख रखा है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, उत्पन्न होता है, जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर प्राथमिक के कारण द्वितीयक में जो प्रेरण होता है उसे परस्पर प्रेरण कहते हैं। परिणामित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। परिणामित्र सहप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण या परस्पर प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य करता है, यानी कि इसके सिद्धांत को अलग अलग नाम है, ये सब हिंदी नाम ही है, एक दूसरे से के पर्यायवाची है। सहप्रेरण यानी कि अन्योन्य प्रेरण भी कहते हैं इसको, परस्पर प्रेरण भी कहते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। इसी क्रम में अब आगे पढ़ते हैं। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी पर, ट्रांसफार्मर को यदि डीसी पर परिणामित्र लगाने से क्या होता है, यानी कि दिष्ट धारा से अगर अपन परिणामित्र जोड़ देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, परिणामित्र की कुंडली क्या हो सकती है, जल जाती है। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसको अगर पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया होता है, क्योंकि डीसी में अपन लगाएंगे तो प्राथमिक कुंडली में क्या है, कोई भी चुंबकीय उत्पन्न नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चलती है, अल्टरनेटिव चलती है, और वो उसके कारण क्या सिर्फ चुंबक तो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या विद्युत वाहक बल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग में ये बदलती रहती है। तो इसमें क्या है, दो विद्युत वाहक बलता है, एक तो प्राथमिक में अलग बनता है जो विरोध करता है और दूसरे में अलग बनता है, तो उससे क्या है चलती रहती है। लेकिन दिष्ट धारा में विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा और उसका सारा लोड किस पे जाएगा, खाली कुंडलियों पर ही जाएगा, और कुंडलियों का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे कुंडलियाँ क्या हो सकती है, जल जाती है। इसको और अपन मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली बनी हुई है तो कुंडली का मतलब क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस में क्या होता है, प्रतिरोध निकालने के लिए एक्सएल होता है, और एक्सएल का मतलब होता है 2πfl। और चूँकि अपन जानते हैं डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 0 होता है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2πf यानी कि 0 हो गया, 12 यानी कि एक्सएल का मान कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 0 ओम, यानी कुंडलियों का प्रतिरोध तो कितना है, 0 ओम है, यानी कि 0 ओम प्रतिरोध है, बिल्कुल प्रतिरोध नहीं है। तो जैसे अपन डीसी देंगे तो वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर क्या हो सकती है, जल जाएगी। इसीलिए डीसी में परिणामित्र अपन नहीं लगा सकते। परिणामित्र का जो उपयोग होता है वो केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, डीसी में इसका कोई भी उपयोग नहीं है।
आज के लिए अपना टॉपिक यही है, आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।